Dear students, we will continue from where we left last time. और हम बात कर रहे थे विंडोज़ फ़ोन 7 में जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, और सबसे पहले हमने बात करनी शुरू की थी अबाउट हाउ द यूज़र एक्सपीरियंस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय डिलेइंग द रिस्पॉन्सेज, या जो रिस्पॉन्सिवनेस थी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की या फ़ोन की, उसको हमने किस तरीके से मिनिमाइज़ किया. उसमें सबसे मेजर चीज़ जो कोई भी यूज़र एक्सपीरियंस करता था, दैट वाज दैट व्हेन एवर एन एप्लीकेशन गोज इनटू द बैकग्राउंड, इट गोज इनटू अ टोम्बस्टोन स्टेट. अब टोम्बस्टोन स्टेट क्या है? टोम्बस्टोन स्टेट, द प्रोसेस इज डिस्ट्रॉयड, दैट एप्लीकेशन इज डिस्ट्रॉयड, एंड द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन इज सेव्ड इन द मेमोरी इटसेल्फ. अब जब भी वो एप्लीकेशन आप दोबारा रीलिव करेंगे या जब भी वो एप्लीकेशन दोबारा एग्जीक्यूशन में आएगी, तो इट कैन रिट्रीव इट्स स्टेट्स फ्रॉम द मेमोरी एंड देन इट कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन. तो द मॉडल वाज, या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर आप इसको कहें, तो द आइडिया वाज दैट एप्लीकेशन इज रनिंग, it is in foreground, life is good, you can access all the resources that you want, and you are working, and suddenly or pre-planned another application comes on top of that application. तो वो application जो है जो बाद में launch हुई, that comes onto the foreground, और आपकी जो application है that goes inside background, and applications keep on going onto the background until the operating system decides that it wants more space and it is tombstoned. More often than not, in earlier models of the operating system, ये जो भी applications foreground से background में जाती थी, उनमें से most of the application got tombstoned by passage of time. अब tombstone का एक जो immediate फायदा था वो ये था कि आपको you get more space. आप एक प्रोसेस था, आपने उसको किल कर दिया, उसने जितनी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए थे, यू गेट दोज रिसोर्सेज बैक. जो भी उसके प्रोसेसर का टाइम एलोकेट हो रहा था, यू गेट दैट बैक. जो मेमोरी एलोकेट हुई हुई थी, दैट गेट फ्रीड अप. और जो उसकी स्टेट है, यू सेव्ड इट इन द मेमोरी, सो दैट अगर वो एप्लीकेशन कभी बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आए तो वो उस स्टेट वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप उसको रिज्यूम कर सकें. इसका डिसएडवांटेज ये था कि व्हेन एवर बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो कि टोम्बस्टोन हो गई है, उसको जब हम फोरग्राउंड में लेके आते थे, तो इट टेक्स मोर टाइम टू गेट इनिशिएटेड बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी डन फॉर दैट एप्लीकेशन. उसके लिए आपको प्रोसेस दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, उसके थ्रेड्स, उसके टाइमर्स, एनी रिसोर्सेज दैट आर एसोसिएटेड विद इट, ऑल गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच अगेन. एंड देन उसकी जो स्टेट आपने सेव की हुई थी, वो आप दोबारा उस एप्लीकेशन को असाइन करते थे, एंड देन इट वाज रेडी टू बी लॉन्च्ड. सो देयर वाज अ नोटोरियस वेटिंग और लोडिंग डायलॉग बॉक्स दैट कीप्स दैट स्टेज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन इट वाज एक्चुअली डिजायर्ड. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर वाज एन इंटरमीडिएट स्टेज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड, and that was called a dormant state. Dormant state में the application जब भी वो foreground से background में जाती थी, you take away most of its resources, लेकिन the process itself doesn't get killed. उसको आप kill नहीं करते थे, so it still stays in the memory. Difference being कि अब उसके पास most of the things that you can take away from it are already taken. It gives us two benefits. जब आपने उससे रिसोर्सेज ले लिए, जब आपने उसके थ्रेड्स किल कर दिए, जब आपने अगर कोई उसके साथ सेंसर्स अटैच थे, अगर उसके साथ कोई और चीज़ें अटैच थी, यू टेक देम अवे, तो आपने मेमोरी फ्री अप कर ली. एंड बाय नॉट किलिंग प्रोसेसर, यू गिव ऑपरेटिंग सिस्टम लेवरेज कि जब भी वो प्रोसेस बैकग्राउंड से दोबारा फोरग्राउंड में आए तो इट गेट्स लॉन्च्ड क्विकली. In this whole process, the resource management plays a very key role. That
now we have introduced an intermediate stage that is called dormant state, and the whole idea of the dormant state is that you take up minimum of the memory, you consume minimum of the battery power, लेकिन जब आप रिज्यूम करें एप्लीकेशन को it should be very quick. dormant state में the application जब भी वो फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में जाती थी, यू टेक अवे मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज, लेकिन द प्रोसेस इटसेल्फ डजंट गेट किल्ड, उसको आप किल नहीं करते थे, सो इट स्टिल स्टेज इन द मेमोरी. डिफरेंस बीइंग कि अब उसके पास मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम इट आर ऑलरेडी टेकन. इट गिव्स अस टू बेनिफिट्स. जब आपने उससे रिसोर्सेज ले लिए, जब आपने उसके थ्रेड्स किल कर दिए, जब आपने अगर कोई उसके साथ सेंसर्स अटैच थे, अगर उसके साथ कोई और चीज़ें अटैच थी, यू टेक देम अवे, तो आपने मेमोरी फ्री अप कर ली. एंड बाय नॉट किलिंग प्रोसेसर यू गिव ऑपरेटिंग सिस्टम लेवरेज कि जब भी वो प्रोसेस बैकग्राउंड से दोबारा फोरग्राउंड में आए तो इट गेट्स लॉन्च्ड क्विकली. In this whole process, the resource management plays a very key role. That now we have introduced an intermediate stage that is called dormant state, and the whole idea of the dormant state is that you take up minimum of the memory, you consume minimum of the battery power, लेकिन जब आप रिज्यूम करें एप्लीकेशन को तो इट शुड बी वेरी क्विक. अनलाइक अ टोम्बस्टोन्ड एप्लीकेशन जो कि यू हैव ऑलमोस्ट किल्ड इट और उसकी आपने सिर्फ स्टेट सेव की हुई है, जब उसको आप वापस लेके आते हैं तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, एंड दैट द यूजर गेट्स इम्पेशेंट दैट ओके माई एप्लीकेशन इज नॉट लोडेड, बिकॉज यूजर के माइंड में तो यही है कि मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसके ऊपर एक और एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, तो दैट एप्लीकेशन इज स्टिल देयर इन द बैकग्राउंड. सो व्हेन एवर आई वांट टू गो टू दैट एप्लीकेशन आई शुड बी एबल टू डू दैट विदाउट वेटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि कोई अब ये जो नई स्टेट इंट्रोड्यूस हुई है इसके बाद एप्लीकेशन डजंट गेट टूम्बस्टोन्ड, दे स्टिल गेट टूम्बस्टोन्ड, लेकिन फर्क अब ये है कि देयर आर लेसर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट गेट टूम्बस्टोन्ड, बिकॉज डोमिनेंट स्टेट इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था दैट एप्लीकेशंस आर टेकन अवे मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे आर कंज्यूमिंग. तो जब हम रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं किसी भी डोमिनेंट एप्लीकेशंस के लिए, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू. जब भी कोई एप्लीकेशन डीएक्टिवेट होती है, that is it was running in the foreground, it has access to all the resources, and then it was pushed to the background because another application was launched on the top of it. The first signal that an application receives or that the framework received is that application is deactivated. उसमें सबसे पहले आप बताते हैं that this application is at this stage. जिस तरह अगर आप कभी ब्राउज़र क्लोज करें, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा दैट इफ़ यू क्लोज इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है, आप उसको अगर इमीडिएटली क्लोज करें तो व्हेन यू लॉन्च इट अप नेक्स्ट टाइम यू विल हैव दिस फैसिलिटी कि आप जिस पेज पर थे इट विल बी एबल टू शो दैट पेज टू यू कि आप इस पेज पे थे, सो इट रिमेंबर्स द स्टेट ऑफ इट. सिमिलरली जब मोबाइल एप्लीकेशन कोई बैकग्राउंड में जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई एम एट दिस स्टेज, मैं इस पेज पर हूँ, मैं इस स्टेट पे हूँ. अगर लेट से आप कोई मूवी चला रहे हैं तो दिस इज द टाइम दैट आई एम एट एंड दिस इज द फ्रेम आई वाज डिस्प्लेइंग. या अगर आप ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज़र अगर आपने लॉन्च किया हुआ है तो दिस वाज द वेब पेज दैट आई वाज व्यूइंग. या अगर आप कोई ऑडियो ट्रैक चला रहे हैं तो दिस इज द टाइम एट द ऑडियो ट्रैक दैट वाज बीइंग प्लेड. तो ये स्टेट सबसे पहले कन्वे की जाती है. उसके बाद द नेक्स्ट सिग्नल इज दैट एप्लीकेशन इज डीएक्टिवेटेड. जब डीएक्टिवेटेड का सिग्नल जनरेट होता है तो एप्लीकेशन इज गिवन सम टाइम टू सेव इट स्टेट्स.
this is approximately 10-second time in which the application can save its state by itself. अब state से हम क्या मुराद लेते हैं? Whenever we are, जब हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं तो इट इज़ यूजिंग नंबर ऑफ रिसोर्सेज, और हम दो टिपिकल एग्जांपल लेते हैं. वन will be related to the sensors and other will be related to the media. तो पहली वाली एग्जांपल में जब हम सेंसर्स की बात करते हैं, सेंसर्स कैन बी एनीथिंग. सेंसर्स कैन बी योर माइक, sensor can be your GPS locators, sensor can be your accelerometer. So all these sensors can be utilized by the application. Lekin when you are done, when you are in the background, you probably wouldn't be needing those sensors. For example, gyroscope is one sensor that is commonly used in applications. अब gyroscope का काम क्या होता है? गैरोस्कोप का काम ये होता है कि आपका जब आपका मोबाइल फोन टिल्ट होता है तो इट डिटेक्ट्स दैट टिल्ट. सो इफ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइक दिस एंड देन इफ यू जस्ट टिल्ट इट, तो आपकी जो स्क्रीन है दैट नीड्स टू बी टिल्टेड अकॉर्डिंगली, और इसको अचीव करने के लिए यू यूज गायरोस्कोप. सो गायरोस्कोप टेल्स योर एप्लीकेशन दैट ओके द ओरिएंटेशन हैज बीन चेंज्ड and the application adjusts accordingly. क्योंकि आपका फोन की जो ओरिएंटेशन है इन स्ट्रेट फॉर्म में भी यू आर एबल टू डिस्प्ले लेस कंटेंट, लेकिन जब उसको आप टिल्ट करें तो देयर वुड बी मोर कंटेंट दैट यू वुड बी एबल टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन. लेकिन अब यही एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड में चली जाती है तो इस स्क्रीन की ओरिएंटेशन क्या है या मोबाइल फोन की ओरिएंटेशन क्या है, उससे उस एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स इन बैकग्राउंड. वो देयर इज नथिंग बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ. स्क्रीन पे तो वो चीज डिस्प्ले हो रही है जो कि फोरग्राउंड में. तो यू वुडंट बी नीडिंग एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम गायरोस्कोप दैट ओके द स्क्रीन हैज बीन टिल्टेड. Then other resources like mic, maybe you wouldn't be needing the mic because you are in the background. So ये वो resources हैं that you will be asked to relieve, that your application will be required to relieve. दूसरी तरफ अगर हम मीडिया की बात करें, और मीडिया में we are talking about camera, we are talking about media player. तो if you are using a camera, let's say, और आप उसे पिक्चर खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मूवी रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैमरा इज एन एक्सक्लूसिव रिसोर्स. एक्सक्लूसिव बीइंग दैट इन विंडोज फोन 7 इट इज द प्रिविलेज ऑफ द फोरग्राउंड एप्लीकेशन ओनली दैट इट कैन यूज अ कैमरा. सो द बैकग्राउंड एप्लीकेशन कैन नॉट यूज अ कैमरा. तो जब भी आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जाती है और इफ इट इज यूजिंग multimedia elements like the camera, for example, for taking a picture, for recording a movie, it will be asked to relieve that resource. Similarly, like sensors, it will be also asked that to give up the camera itself, because camera will be only reserved for the applications जो कि foreground में चल रहे हैं. तो वो जो 10 सेकंड होते हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन डीएक्टिवेट हो रही होती है, योर एप्लीकेशन वुड हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सेव इट्स स्टेट्स. सेविंग स्टेट से मतलब ये है कि अगर वो कोई सेंसर्स यूज कर रही है तो इट विल बी required to relieve those sensors. It will be given an opportunity, let me put it this way, that it will be given an opportunity to relieve those sensors. अगर कैमरा यूज कर रही है तो इट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि वो कैमरा को गिव अप कर दे. और अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सेव दैट इंफॉर्मेशन. व्हाट इफ दैट एप्लीकेशन इज बीइंग मीन? इट सेज दैट ओके आप जिस you wrote this application and you know that there is a problem coming back, उसमें टाइम लगता है because you will have to get all the resources again and all those things. So you get a little bit mean and you say that okay, I wouldn't relieve a certain sensor because इस सेंसर को एक्वायर करने के लिए टाइम लगता है, उस सेंसर के साथ रीअटैच होने में टाइम लगता है, तो I wouldn't give up this sensor
and I will keep it attached to myself so that next time मेरी एप्लीकेशन जब फोरग्राउंड में आए तो उसका रिज्यूम टाइम क्विक हो। तो यहां पर एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स अगर आपको याद हो तो हमने वी हैव स्टडीड फ्रेमवर्क्स इन सिमियन, वी हैव स्टडीड फ्रेमवर्क्स इन एंड्रॉयड। फ्रेमवर्क्स का बेसिक आइडिया ये है दैट दीज आर द फंक्शनैलिटीज provided by operating system that lets you utilize certain functionalities inside the operating system. तो instead of reinventing the wheel कि आप किसी functionality को दोबारा से invent करें, operating system exposes certain functionalities और आप उनको use करते हुए you can build your application. Unlike other operating system, Windows Phone 7 में frameworks are an active objects. They collaborate very closely with the application. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जब भी आपकी एप्लीकेशन डीएक्टिवेट हुई और now that 10 seconds has passed, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली टू सेव इट स्टेट्स और आपने उसमें वट एवर यू वांटेड टू सेव यू सेव्ड। उसके बाद फ्रेमवर्क्स किक इन एंड द जॉब ऑफ द फ्रेमवर्क्स इज कि all the remaining resources that are still attached with the application that are taken away. So अगर आपके एप्लीकेशन के साथ स्टिल कोई सेंसर अटैच्ड है, आपकी एप्लीकेशन के साथ स्टिल कोई मीडिया एलिमेंट अटैच्ड है, आपकी एप्लीकेशन अगर स्टिल कैमरे का जो कंट्रोल है अपने पास उसने रखा हुआ है, तो इट विल टेक अवे दोज थिंग्स फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ. देन द नेक्स्ट थिंग इट विल डू इज that it will suspend any timers or threads associated with the application. तो अगर आपकी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, उसमें कोई थ्रेड्स चल रहे हैं या आपने कोई टाइमर एसोसिएट किए हुए हैं लाइक अलार्म्स अगर आपकी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो वो उनको सस्पेंड कर देगी एंड देन फाइनली योर एप्लीकेशन विल गो इनटू डोर्मेंट स्टेट. तो डोर्मेंट स्टेट में जाने से पहले आपकी एप्लीकेशन ने कुछ रिसोर्सेज को रिलीव किया, देन फ्रेमवर्क्स किक इन, दे टेक अवे द रिमेनिंग रिसोर्सेज दैट वर स्टिल अटैच्ड विद द एप्लीकेशन. उसके बाद फ्रेमवर्क्स सस्पेंडेड द टाइमर्स एंड थ्रेड्स दैट वर स्टिल एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन और उसके बाद यू वेंट इनटू डोर्मेंट स्टेट. बाय डूइंग दिस यू conserve majority of the resources. Process of course itself is still there, it's still very much part of the memory, लेकिन आपने उसको strip कर दिया from all the resources. So now it doesn't have access to any resource and that would mean that it is not consuming any CPU because CPU again is a resource and it's not consuming battery power. तो ये तो थी सेंसर की एग्जांपल. अगर हम इसको मीडिया एलिमेंट्स पे अगर मैप करें एंड लेट्स से यू आर प्लेइंग अ मूवी इन मीडिया प्लेयर, तो हाउ वुड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वुड गो? योर एप्लीकेशन is running a media player, a movie in the media player, and then it went into the background. पहली चीज that your application when it was deactivated, उससे पहले आपने उसे बताया that okay I am at this place, I am at this page. तो आपने media player को pause किया. That was the first thing that you did, that you paused the media player and you record whatever the time it was जहाँ पर वो media player pause हुआ. Then उसके साथ अगर कोई media elements attached थे, that became paused too. Then the third thing, अगर कोई sound effects that were attached with that particular application that were paused. So ये आपकी जो visual और audio experience था उस application का, वो तमाम का तमाम pause हो गया. In addition to that, अगर there was some vibrating alerts that were attached with the application that were stopped. So now application wouldn't be able to generate or receive any vibration alert. Then अगर आपकी एप्लीकेशन के साथ कैमरा अटैच था तो दैट वाज टेकन अवे, द कैमरा वाज डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द एप्लीकेशन. फाइनली आपकी जो स्टेट है, जो आपकी ये तमाम चीज़ें आपके पेजेस जो हैं, आपकी जो ग्लोबल स्टेट है,
that is saved and that is stored in the memory. So this is the step where your application is going into deactivated state and your application is saving the state of its resources that where it is currently at. उसके बाद जब हम frameworks में जाते हैं तो frameworks will do number of things to make sure that everything is taken away. Your XNA framework your XNA audio is paused. Then sensors, अगर कोई भी sensors की जो notifications हैं that were suppressed, so your application wouldn't get any sensors notification. Gyroscope की हो गई, GPS की हो गई, all the notification these sensors are suppressed. आप अगर networking use कर रहे हैं तो your network, all the network calls, all the network communications will be cancelled. So you will, अगर आप वो ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं और आपने उसमें कोई पेज लोड कर रहे हैं तो आपको पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा या कनेक्शन क्लोज्ड का एरर आ जाएगा बिकॉज ऑल द कनेक्शन कॉल्स आर कैंसल्ड. देन योर सॉकेट्स, योर मीडिया एलिमेंट्स एंड योर कैमरा, they were disposed of, they were disconnected. So these are the 6 things that happen in frameworks because majority of the application related things हमने उनको application को जब deactivate किया तो हमने उसको वहाँ पर टेक केयर कर लिया, हमने अपने मीडिया प्लेयर को पॉज कर दिया, हमने मीडिया एलिमेंट को पॉज कर दिया, हमने अपने साउंड अलर्ट्स जो थे या वाइब्रेटिंग अलर्ट्स जो थे उनको सप्रेस कर दिया, वी सेव्ड द स्टेट. देन फ्रेमवर्क्स की जो टास्क थी दैट वाज जस्ट लेफ्ट टू द ब्रॉडर और ओवरऑल स्कोप के नेटवर्किंग अगर है तो उसकी जो भी कॉल्स इन ट्रांजिट हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए, अगर कोई सॉकेट्स अटैच्ड हैं तो उनको डिटैच कर दिया जाए, अगर कैमरा इज स्टिल देयर तो देन इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ. नेटवर्क मीडिया एलिमेंट्स अगर अटैच्ड हैं तो उनको भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए. XNA ऑडियो अगर इफ इट स्टिल अटैच्ड विद द एप्लीकेशन दैट इट शुड बी पॉज्ड. अगर कुछ और सेंसर्स हैं जिनकी नोटिफिकेशंस, बिकॉज सम सेंसर्स आर बाय डिफॉल्ट गिविंग एप्लीकेशंस, they are by default attached with the application. तो अगर if there are certain sensors that are still attached with the application itself तो उनको detach कर दिया जाए. After doing this, application will go to the framework will go into the usual process of taking away or suspending the threads and timers और उसके बाद वो application को dormant state में ले जाएंगे. अब इसी को अगर हम reverse में लेके चलें, that now your application is in dormant state, वो background में थी and we want to go back into an active state, हम उसे दोबारा running state में लेके जाना चाह रहे हैं. और इस एग्जांपल के लिए हम इसी मीडिया प्लेयर को कंटिन्यू करते हैं that how this media player application will go back from dormant state into the running state again. तो सबसे पहले we will do all the processes in reverse. जो हमने वहाँ पर टॉप बॉटम अप्रोच अगर यूज़ की थी तो यहाँ पर हम we will go from bottom up. तो सबसे पहले we will resume any threads or timers that were associated with the framework. तो अगर फ्रेमवर्क ने कोई थ्रेड्स सस्पेंड किए थे या कोई टाइमर्स सस्पेंड किए थे जो कि एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड थे तो they will be taken back, they will be given back to the application. Then the frameworks will attach resources that it has detached from the application. अब यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि not all the resources will attach automatically to the application itself. When we do in reverse, the resources will detach from the application automatically. Frameworks will do it for you. अगर आपने कुछ resources को relieve नहीं किया तो frameworks will do this, make sure that all the resources are taken away. लेकिन जब हम इसको reverse में जाते हैं तो frameworks does attach resources back, लेकिन not all the resources will get attached back automatically. तमाम resources automatically reattach नहीं होते application के साथ. उन रिसोर्सेज में जो एप्लीकेशन के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, मतलब वाया फ्रेमवर्क
framework is able to attach them back. आपकी XNA audio जो है that is automatically resumed. जहाँ पर भी आप थे वहाँ से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. आपके सेंसर्स के जो नोटिफिकेशंस थे जो कि सप्रेस कर दिए थे व्हेन यू गेट इनटू डीएक्टिवेटेड स्टेट, वो जब आप एक्टिवेटेड में स्टेट में जाने लगते हैं या रनिंग स्टेट में जाने लगते हैं तो वो जो नोटिफिकेशंस है दैट गेट्स रिज्यूम्ड एंड देन योर नेटवर्किंग उसका कंट्रोल आपको वापस मिल जाता है. अमंग द थिंग्स दैट डोंट गेट अटैच्ड ऑटोमेटिकली, योर कैमरा, बिकॉज कैमरा इज एन एक्सक्लूसिव रिसोर्स, तो उसके साथ अटैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन के पास ही रही. Frameworks wouldn't be able to automatically attach camera again. For example, अगर आप activated running से deactivated state में जा रहे थे and you have a camera attached जो कि framework ने detach किया, तो when you go in the reverse, frameworks wouldn't be able to attach that camera again. That would be job of the application itself to attach camera. Similarly, sockets जो कि क्लोज किए गए थे when you went into deactivated state, they cannot be automatically reattached, and media elements, they also cannot be reattached. So these three things need to be taken care of in the application level. Framework में जब resource attach होते हैं तो the things they take care of is your sensors, उनकी अगर उनकी जो notification suppress हुई होती हैं, the application starts receiving the notifications back. आपकी networking जो कि तमाम streams cancel हो जाती हैं उनका control आपको वापस मिल जाता है, and then your XNA जो suspend हुई होती है वो resume हो जाती है. Your camera, your sockets and your media elements, your application doesn't get them back automatically. उसके लिए क्या होता है, then the next stage is framework ने जो है आपके timers, आपके threads जो हैं वो resume कर दिए. You got your resources back जो कि framework ने detach किए थे, and then you go into the activated state. Activated state में वो तमाम process media player के जो कि आपने pause किए थे, you will resume them, plus you will attach those resources that you require and that weren't given back to you by the framework. For example, अगर इस application में आप कैमरा यूज कर रहे थे और जो कि आपने डिस्पोज किया था when you go into deactivated state, तो जब आप activated state में आएंगे तो you will attach yourself to camera again. अगर आपने कोई sockets open की हुई थी तो then you will open the sockets again. अगर if you had some media elements that you suspended, you will resume them, and you will also resume the audio, you will also resume where आपने जहाँ पर अपनी मूवी को पॉज किया था वहाँ पर आप उसको सेट करेंगे, and then your application will get this signal that what state I was on. So this was जब आप deactivated state में गए थे तो आपने उन्हें अपनी एप्लीकेशन का सिग्नल एक जनरेट किया था मूविंग फ्रॉम, या किस पेज से आप आ रहे हैं, सो दैट पेज इज सेव्ड. गोइंग बैक यू से विच पेज आई एम ऑन, सो दैट वो उस पेज की जो भी स्टेट थी, अगर मूवी चल रही है तो वो जिस टाइम पे वो पॉज हुई थी, उस वक्त जो ऑडियो चल रहा था, उस वक्त जो ट्रैक था, उस वक्त जो फ्रेम था मूवी का जो चल रहा था, इट टेक्स यू बैक एट दैट पॉइंट एंड देन द एप्लीकेशन विल रिज्यूम. So this is how the resource management is done in Windows Phone 7 इस new state की addition के बाद जो कि dormant state है. And by introducing this dormant state and by making frameworks more active, more participating in the process, you made sure that application resumes, application resumes in minimal time, but still you make sure that it doesn't take much of your resources, it doesn't consume much of your battery power. So it would be as good as a frozen process that is sitting in your phone. It is taking memory, yes, but is it using much of your CPU computation, or is it using your battery power? No, because it's not doing anything. Application itself and the frameworks combined together make sure that this doesn't happen. So ये
the pros and cons of having a dormant state, how at what state Windows Phone 7 was before, और इस update dormant state वाली जो update थी, state update, इसके बाद how the things get improved. Now moving on to another interesting thing, that is the cloud computing. Buzzword hai aaj ka, that cloud computing should be there, and there is network or infrastructure as service, and software as a service, or data as a service. So how does these things work, and what is the relation of Windows Phone 7 to these services? अगर आपको याद हो, जब हमने आर्किटेक्चर देखा था Windows Phone 7 का, तो we saw that in parallel to application model and in parallel to the user interface model, there was another separate model that was cloud interaction model. So Microsoft made it a point to include services related to cloud, or include services related to web as an integral part of the phone itself, or phone operating system itself. So unlike other operating system or other mobile operating system, they have put an emphasis on that, okay, we are able to interact with the cloud. इस content centric experience को हम किस तरीके से define करते हैं? इसको define करने से पहले, let's see what are the web services or what are the cloud services that we are looking for, जिसके लिए हम ये experience design कर रहे हैं. Cloud या web has evolved a lot. There are number of applications, there are number of products that are available through web that have gained a large number of fan following. Let me put it this way. There are applications that you probably would want to write on the web. जब हम distinction कर रहे थे कि what are the differences between the applications that are written for desktop, that are written for the mobile part, or that are written for the web, हमने उसमें ये भी discuss किया था that this distinction doesn't has to be one or all. ये नहीं कि एक application है तो सिर्फ mobile के लिए होगी, या एक application है जो सिर्फ desktop के लिए भी होगी. Now there is a segregated components evolving, that is you can have an application जिसका part जो है वो web पे चल रहा हो, and then the other part is on the mobile phone itself. For example, you have a database, a very huge database that is sitting on the web, and you are using your mobile to extract some data from it and draw some chart. So it is very much possible to write an application of your own, जिसमें web will play an important role. All the heavy lifting or all the major computation is done on the web itself, or your mobile phone, being a very restrictive environment, only takes up the information that it requires from the web and acts accordingly. In addition to that, there are third-party services that are available. You have Facebook, you have Twitter, you have number of other web-based applications that are very popular and people use it in their daily life. And then you have Microsoft services themselves. You have Microsoft update services through Zune. You have the Bing, that is search engine. You have Microsoft Market. So these are the services that are offered through web by Microsoft itself. So these are the cloud services, or these are the web services that are commonly used by any mobile user. And your phone needs to accommodate these applications in order to interact with it. Your applications need to take into account various factors. और उसमें सबसे important factor ये है that your bandwidth is not the same. Your phone is capable of communicating over Wi-Fi. Your phone is capable of communicating over GPRS. Wi-Fi has much more bandwidth as compared to GPRS, which has very limited bandwidth. You can get a number of
different bandwidths in these both, your phone can be communicating in any one of them. और जब आप अगर you are communicating over Wi-Fi, there is no problem if you are getting a big update. अगर आप graphics heavy site खोलें, there wouldn't be any problem with that. लेकिन if you try to do the same over GPRS, then it will take a longer time and maybe your page wouldn't load fully because there would be connection breakage or there would be some component is taking too much time to load. So your phone has to accommodate these varying bandwidths जो कि किसी भी मोबाइल एनवायरनमेंट का खासा होती हैं. और अगर आपको याद हो तो जब हम ubiquitous कंप्यूटिंग को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ ये हमने वहाँ पर भी डिस्कस की थी that the environment, ubiquitous environment can have varying degree of connection or connection bandwidth and the applications need to adjust themselves accordingly. इसके अलावा you have, let's say you have your application take cares of this bandwidth problem very gracefully and it interacts with the cloud very gracefully. The next problem that your application face is how to store that data. Do you want to store that data as a file itself? There is a PDF file that you want to store as is. आपने cloud services से उठाई and you stored it. Yeah, is it a structured data, just like आपकी जो database में पड़ा हुआ होता है, and you want to store them as structured data or you want to store them as a simple file. That is your decision or your application decision. Ultimately, this data gets stored, आप उसे structured way में store करें या unstructured way में store करें, ultimately it gets stored on either your ROM, that is the phone ROM, or the SD card, जो कि external storage आपके phone में slot होती है, and you are able to put an SD card. So whatever you store goes either in your ROM, that is phone ROM, जहाँ पर आप अपनी application का data store कर सकते हैं, and your SD card. Now इन चीज़ों को टैकल करने के लिए पहली बात तो ये कि आपने अगर bandwidth को अपनी टैकल करना है, you have varying degrees of bandwidth. You are going from Wi-Fi to GPRS, and maybe in between you are also able to connect your phone to your laptop or your desktop, and you are able to take advantage of the Ethernet speed. That is also very much possible. So among these various degree of bandwidth, how will your application manage? और हम application की example लेते हैं, let's say sync agent or synchronize agent. There is an application that is written. Agent has a different meaning in Windows Phone 7 platform, and we will discuss what actually agents mean. लेकिन अभी discussion के लिए we will assume that agents are same as an application itself. और जब हम एक synchronize agent की बात कर रहे हैं तो we are just talking about synchronize program. But do keep in mind that agents have a little bit different functionality, a little bit different meaning in Windows Phone 7 platform. और जब हम agents को discuss करेंगे तो we will discuss कि what are the difference between a program and an agent. लेकिन इस वक्त डिस्कशन के लिए हमारा जो सिंक्रोनाइज एजेंट है या सिंक्रोनाइज प्रोग्राम है, अब उसका पर्पस क्या है? दैट यू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द वेब एंड यू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द फोन. यू वांट these two to be in sync all the time, or if not all the time, majority of the time. You have a synchronized agent that manages this task, that periodically it checks that whether if any of the data source is outdated, जो आपका क्लाउड में या वेब में आपका जो डाटा सोर्स है, if that has not complete information, या आपके फ़ोन में जो डाटा सोर्स है that doesn't have a complete information, तो it syncs both. जहाँ पर भी कोई discrepancy होती है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है.
Now, to achieve this task over this varying degree of bandwidth, the sync agent is aided by number of other components. वो कौन से component है? First of all, you have a task scheduler. Scheduler का काम क्या है? Scheduler का काम ये है कि अगर ये sync agent ने एक periodic time पे चलना है, let's say for example 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, एक दिन के बाद, हफ्ते के बाद, या अगर उसकी पीरियोडिसिटी इस तरीके से सेट है कि अगर जब भी फोन आइडल हो तो इट शुड सिंक्रोनाइज इटसेल्फ, और या इस तरीके से सेट है कि एक सर्टेन टाइम पे इट हैज़ टू बी इन्वोक्ड, तो दिस इज द टास्क ऑफ द टास्क मैनेजर और टास्क शेड्यूलर कि वो उस एप्लीकेशन को उस टाइम पर इन्वोक करे टू परफॉर्म इट्स गिवन टास्क. इसके अलावा वी हैव रिसोर्स मैनेजर, we have power manager and we have connection manager. Resource manager का क्या काम है? Resource manager makes sure that all the required resources are available for this task. अगर हम sync agent की बात कर रहे हैं तो sync agent के लिए सबसे important resource जो है वो that is your connectivity, and that is ensured through the connection manager. That if connection manager says that it is yes, it is connected, you have access to the web, only then your application would be able to proceed. अगर आपके पास connectivity नहीं है, neither in Wi-Fi format or in GPRS form, then your application wouldn't be able to do anything because it wouldn't be able to find any it wouldn't be able to match it with the cloud services or web services, and it wouldn't be able to find out whether there is discrepancy anywhere, कहीं पे कोई चीज़ lacking तो नहीं है, it wouldn't be able to find out. और जब उसको वो नहीं पता चलेगा तो it wouldn't be able to perform its function. Agents के केस में, specifically agents के केस में, your battery is a very important resource. प्रोग्राम के केस में तो definitely है, लेकिन agents in Windows Phone 7 has a little bit different orientation, a little bit different mode of working, और उस केस में बैटरी becomes very important because agents are the processes that are running in the background. अब अगर आप imagine करें that you have number of processes running in the background and they are consuming battery powers, they are not deactivated. एक हमने अभी मॉडल देखा था that when application is sent into the background it is deactivated और उससे तमाम रिसोर्स ले लिए जाते हैं so that it doesn't consume battery power. लेकिन sync agent एक खास टाइप का प्रोग्राम है that we may allow to run in the background, लेकिन अब we have to make sure that it is using appropriate resources और resources in appropriate way. Appropriate way से क्या मुराद है? That it is not consuming lot much of battery power. अब battery power किस तरीके से ज़्यादा consume कर सकता है? For example, it is running on GPRS. Now, radio is a very expensive resource in a phone. It consumes lot of battery power. So, if your sync agent is engaging radio all the time and is engaging GPRS all the time, your battery is going to deplete very soon. So your resource manager and your battery manager has to coordinate in order to make sure that any program or any agent is working within the defined limits so that your resources are conserved. अब इसमें this is the part where we talked about bandwidth और हम bandwidth को किस तरीके से मैनेज करेंगे. हमारे पास टास्क शेड्यूलर है, हमारे पास कनेक्शन मैनेजर है, हमारे पास रिसोर्स मैनेजर है, हमारे पास बैटरी मैनेजर है. सो ऑल ऑफ देम work in connection with each other to make sure that program does get its required connectivity, but also make sure that it is not consuming a lot of resources. Now you got your required data. आपने वेब से कनेक्ट हो गए and you get your required data. Next task would be to save it. आपने उसके लिए कोई फोल्डर बनाया होगा, कोई फाइल बनाई होगी, and you would want to save it there. अब ultimately it will either go into your ROM or your SD card.
अब रोम और एसडी कार्ड में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ये उसी तरीके से है कि हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या आपकी जो नॉर्मल आरपीएम ड्राइव्स है. Their seek time is different, their write time is different, their IO time is very different. They are entirely different breed. और यही चीज़ अगर हम आपकी रैम के बारे में करें तो रैम की अपनी characteristics हैं. You can't match them all together. They have different IO characteristics and not all of you can't say that okay these will converge at some point. It is true that they are all used to store some data, लेकिन इनके IO characteristics are very much different from each other. Similarly, in mobile domain and especially in Windows Phone 7, आप use ROM and SD card to store your data. Now, ROM has different characteristics, yes, because it's a hardware part and you expect it is something like SSD and you would expect that okay it would have different, just like you would expect from SSD that it would have different characteristics. You would accept that okay ROM would have different characteristics for writing. Lekin SD cards also vary. Now you have a single slot for accommodating SD cards in normally all the phones. Ab usi single slot mein you have 4 GB card, you can also put 8 GB card, you can accommodate 16 GB card, you can accommodate 64 GB card. वो एक ही single slot है जो जिसमें you can put different cards of different capacity. And then SD cards makers also vary. अब उसका effect क्या होता है that your performance characteristics for the SD cards vary. कुछ की you will find writing performance very good. For some you will find that their reading performance is good. For some you will find that their seek time is excellent. तो अगर आप कोई performance matrix define करें SD card के लिए तो you will find that you wouldn't probably find a single card that will meet all the requirements. You will have some characteristics fulfilled by one, some characteristics fulfilled by another one, and some few characteristics fulfilled by other one. इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपको इसी तरह की एक arbitrary matrix दिखा रहा हूँ that I have defined a performance matrix for SD card, and then I have 3 types of cards that are matched against those performance metrics, and you can see that not all of them can fulfill this performance metric. कुछ के लिए card B is better, for some other characteristics card C is better. So whenever you decide to store something on the SD card, you will have to understand that there is a certain latency that is involved. There is a certain delay that is involved. Or agar you are trying to write at the same time, you are utilizing both ROM and the SD card, then you should realize that the time difference or the delay difference can be a very worlds apart, because in ROM maybe you get your result instantly, लेकिन जब हम SD card में जाएंगे तो this result may be very delayed. So whenever you are trying to store something, you will have to take into account this. Ab Windows Phone 7 provides you facility to write both structured and unstructured data. तो हमने उसके जो हमारी हार्डवेयर था, जो हमारा SD कार्ड था या जो हमारे ROM था, उसके ऊपर हमने एक एडिशनल लेयर इंट्रोड्यूस करवा दी, एंड दैट इज आवर एप्लीकेशन फोल्डर लेयर या हमारी डेटाबेस लेयर. नाउ द डेटाबेस और या इसको हम अगर इस तरह से कहें तो वी हैव स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. Structured data में we also provide facility to write facility of having read-only databases. We provide facility of having read-write databases. लेकिन in what context they are used, कहाँ पर हम read-write use करेंगे, कहाँ पर हम read-only use करेंगे, app folder कहाँ पर use होता है, we will discuss this in a little bit. लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं emphasize करना चाह रहा हूँ that is कि उस लेटेंसी को, उस हार्डवेयर लेटेंसी को
sort out करने के लिए we provided an additional layer on the top of the hardware that we called structured or unstructured data, जो उसको सेव करती है. और इसके साथ हम इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं, इसके साथ हम एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर पे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंक और लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी. This is an abstract layer that lets us interact with the data services and let us store data, let us retrieve data from the databases or unstructured data अगर हमने files में लिखी हुई है तो. So to hide those hardware latencies, we have an abstract layer called link that let us interact with the data in a more predictable fashion. Now, what is link? Link क्या चीज है? Link, as I said, is language integrated query. And this is a component by Microsoft that is written for .NET oriented language, and that allows them to have the language or query functionalities. वो query functionalities जो कि आपको database के through मिलती हैं, this language integrated query is built specifically for .NET framework to provide the same functionalities in the .NET framework. तो जो application .NET framework में लिखी गई हैं उनको facilitate करने के लिए, उनकी query requirements को facilitate करने के लिए we use link. Now link, as I said, is an interface, is an abstract layer. उसके नीचे you probably have number of other things. Under the hood you can have many other things जिसके साथ वो लिंक इंटीग्रेट या इंटरैक्ट करेगी. अब वो क्या चीजें हैं अंडर द हुड जिनके साथ लिंक इंटरैक्ट कर रही है? इन विंडोज 7 देयर वर टू थिंग्स दैट लिंक वाज इंटरैक्टिंग विद. वन इज सिंपल XML and other was object store. So in Windows Phone 7, the original release, link allowed programs or applications to interact with XML files and to interact with object store. Now when we have introduced this update called Mango, so when we moved from 7 to Mango, we have additional functionalities or additional under the hood capabilities. Now in Mango, link, in addition to XML and object store, link can also interact with SQL, that is your typical relational database, the user data. अब user data phone में किस तरीके से define होता है? Your contact list, your appointment list, those kind of things are considered user data. And last but not least, OData. OData is short for Open Data Protocol, and this is the protocol that can be used for interacting with web services or cloud services. So these are the three additional under the hood functionalities that were introduced in Mango that Link can now integrate with, or Link can now talk with. That is your relational database in form of SQL, your user data in form of your contact list or your appointment list, and the OData that helps you integrate with web services or cloud services. Now, why this shift from XML and object store to additional SQL, to additional OData, to additional user data? What were the things that were missing? क्या problem था वहाँ पर? Weren't XML good enough? Because majority of databases can be translated into XML. Or now majority of the database, now you have the object-oriented databases too. So why don't just we stick with the original two object stores के साथ and XML के साथ and fulfill the application requirements or fulfill the requirements put forward by the developer? What were the things that were missing there? कौन सी ऐसी applications थी which forced us
to introduce these additional capabilities in Windows Phone 7. एक तो आप सिंपल कह सकते हैं कि फॉर द फन ऑफ इट, कि ठीक है जी, आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यू वांटेड इट टू हैव इंक्लूड ऑल टू आंसर टू एवरीथिंग, so include everything, so you included additional functionalities although they didn't had any real requirement, or there was a real requirement and in beginning they were able to fulfill those requirement, और जब develop उस platform पे applications develop हुई, so then they find out that okay, there would be additional things, there would be additional functionalities that if they are made part of the operating system, that would be beneficial. We will look into this thing in detail, that okay, why these additional functionalities, why this additional under the hood APIs or under the hood programs that Link can now integrate with, and how Link integrates with this under the hood new functionalities. Until then, I am your instructor Abdul Aziz. Allah Hafiz.